बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 जनवरी पाकिस्तान में पीर की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 37 याद दहानी। अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और पहली खबर, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी दुनिया में नंबर 1 पर आ रहा है। नंबर 1 पर नहीं बल्कि नंबर 1 पर, और इस बार आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो अब हमें इज्जत बख्श रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और हमारी परेड करवा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, मैं ये महज प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान में रजीम है उनकी बात नहीं हो रही, सिक्योरिटी, इंटरनेट पर सिक्योरिटी की वजह से भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। हमारे तो मसले ही और है ना कि हमारे तो चौधरी निज़ामुद्दीन वहाँ सोशल मीडिया नहीं चलने देते, व्लॉग्स नहीं चलने देते, दूसरी पोस्ट लोग नहीं कर सकते या देख सकते, इसलिए लोग वहाँ वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इदारे जो हैं वो अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी मुसद्दका वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन अक्सर औकात सेफ़ हो जाता है। हाँ, अगर वो वीपीएन गैर मुसद्दका हो तो उलट भी हो सकता है, गैर महफूज भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया में अपने डाटा को महफूज रखने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को महफूज रखने के लिए वीपीएन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके यहाँ वीपीएन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब प्रोटोन जो दुनिया का एक बड़े वीपीएन्स में से शुमार होता है, उसके एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की परेड कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने वीपीएन भी बंद कर दिया है। जी हाँ, आप पाकिस्तान के अंदर वीपीएन भी, हाफिज़ साहब के जो बहुत ही मोहतरम, आपको पता है, हाफिज़ हैं, पीटीए के चेयरमैन हफीज़ुर रहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड, हो सकता है कभी दिन बदलें तो इनके खिलाफ इसी चीज़ के ऊपर मुकदमे बने, हफीज़ुर रहमान साहब के ऊपर। कोई दिन बदलेंगे पाकिस्तान में भी और तब इनका एहतसाब हो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब का और उनके साथियों का, जो पीटीए में बैठ के पाकिस्तानियों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे महरूम कर रहे हैं। और अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की परेड करवा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि इवन वीपीएन्स को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। इनके डर का ये किस तरह थर थर काँप रहे हैं आपसे, आपकी राय से, आपकी आवाज़ से। चंद दिन पहले एक नौजवान के आर्टिकल को इन्होंने डिलीट करवाया, उस पर भी आज हमारे पास एक स्टोरी है, वो अगली स्टोरी के तौर पर आपके सामने रखते हैं। वो डिलीट करवाया और आप देखिए कि आपकी राय से कितना डरते हैं या आपकी सोच से कितना डरते हैं। और यही वो तरीका था जिससे 78 साल इन्होंने आपकी राय पर, सोच पर कब्ज़ा रखा। अब वो कब्ज़ा जो है वो छुड़वा लिया गया है। जी हाँ, उस कब्ज़े के असल मालिकान जो हैं वो अवाम है। अवाम अब सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ग्लोबलाइजेशन ने, इंटरनेट ने उनको, ये जो इंटरनेट आपके हाथों में आया है, जो सेलफोन आया है, जो सोशल मीडिया आया है, उसने आपको ये वेपन दिया है। आप ये कहिए कि आपको एम्पावर किया है कि आप अपनी राय रख सकें, अपनी राय का इजहार कर सकें, जिससे इनको डर लग रहा है। और उसकी वजह से ये उस डर में जो हरकतें कर रहे हैं वो आप पूरी दुनिया के अंदर हमारी ये परेड करवा रहे हैं। और आप प्रोटोन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मैनेजिंग साइड है उसकी, वो पूरी दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान क्या हथकंडे और हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और वो अपने सारिफ जो है, जो प्रोटोन को इस्तेमाल करते हैं या किसी और वीपीएन को, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो आपको तरीका भी बताते हैं कि अब आपने पाकिस्तानी इंतज़ामिया से कैसे निपटना है। ये जो पाकिस्तानी जर्नल्स सब कुछ करवा रहे हैं, इससे आपने कैसे ज़बरदस्त होना है। प्रोटोन वीपीएन के अंदर जाके आपने क्या चेंजेस करनी है तो आप फिर भी वीपीएन चला सकेंगे। मैं स्क्रीन पर आपको दूसरे वीपीएन्स भी दिखा रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन तमाम के तमाम ही मेरा ख्याल फ्री हैं, और या कोई और जो भी आपको पसंद हो। मेरा मशवरा होगा कि वीपीएन इस्तेमाल करना शुरू कीजिए ताकि आप इनकी पाबंदियों से थोड़ा निकल जाएं। इंटरनेट ज़रूर स्लो होगा क्योंकि वीपीएन के थ्रू फ़िल्टर होकर इंटरनेट आता है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए भी और आपकी आज़ादी के लिए भी ये बेहतर होगा अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए वीपीएन के साथ अपना डाटा यूज़ करते हैं। तो फिर आप फ़िल्टर, इनका फ़िल्टर नहीं लगा होगा कि आप क्या देखें और क्या ना देखें, सब कुछ आपके सामने आएगा। अगली स्टोरी क्विकली, वकास जो ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं, उन्होंने बड़े बड़े तुरम खान जो हैं उनको एक्सपोज कर दिया है, रिया कर दिया है, नंगा कर दिया है कि किस तरीके से आईएसपीआर और उनके साथी जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। फौजी जनरल्स जो हैं उन्होंने कैसे कैसे लोगों को बयानिए की
उनके हिसाब से सो कॉल्ड जंग है अपनी ही आवाम के ख़िलाफ़, उसमें वो सहाफ़ियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कैसे उनमें आर्टिकल्स फेंके जाते हैं और फिर उनको रीट्वीट करवाया जाता है। अब दोबारा से दस्तावेजी सबूतों के साथ जो वकास साहब जो ड्रॉप साइट के लिए काम करते हैं वो अब लेकर आए हैं, जिसमें वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं उस ग्रुप के, जिस ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं। अब उन सहाफ़ियों के नाम भी सामने आना शुरू हो गए। एक तो उमर चीमा साहब का उन्होंने नाम लिया है, जिस तरीके से उन्होंने ISPR की तरफ से दिया गया बयानिया जो है उसको आगे बढ़ाया। और उस ग्रुप में और बहुत सारे हैं जिनको पहले अकॉर्डिंग टू वकास साहब एक कमांड दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है कि पै जाओ, और उनको मटेरियल दिया जाता है कि ये मटेरियल है जिसको सर्कुलेट करो, और वो फिर पढ़ जाते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं। अब ये बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी से पहले क्या लोगों ने इतनी जल्दी एक्सपोज होना था? ये सब कुछ इस तरीके से पकड़ा जाना था? नहीं। यही वजह है कि हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं और उनके साथी जर्नल्स जितने भी हैं वो बहुत परेशान हैं कि अब हम करें क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी की स्पीड इतनी तेज़ है कि कुछ इनके कंट्रोल में नहीं आता। मसलन नज़ामानी नामी नौजवान जिन्होंने इट इज़ ओवर नामी एक इट इज़ ओवर के टाइटल से एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसको अखबार से डिलीट करवा दिया गया। अगर वो डिलीट ना होता तो वो एक अमूमी आर्टिकल होता जिसमें बुनियादी सी बात है, एक यंगस्टर लिख रहा है कि क्या फ़र्क है यंग लोगों के दरमियान और जो इस वक्त बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदों में, उनकी सोच, उनकी ज़रूरियात, उनके नुक्ता नज़र में कितना बड़ा फ़र्क है और कितना बड़ा खलीज है दोनों की सोच के दरमियान। ये अमूमी आप ये कहिए कि एजुकेशनल आप इसे कह लीजिए, आप इसे एक डिस्कशन बेस कह लीजिए, आप इसे करंट सिनारियो जो है एक सोसाइटल प्रॉब्लम कह लीजिए, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह लीजिए, कोई भी गवर्नेंस का प्रॉब्लम कह लीजिए, एक अमूमी एकेडमिक टाइप डिस्कशन उसके अंदर है। लेकिन क्योंकि उस आर्टिकल को डिलीट किया गया, डिलीट करना असल में ख़बर बन गई। जैसे ही मैंने देखा कि उस लिंक को डिलीट किया गया तो मैंने उस आर्टिकल की तस्वीर मंगवाई पाकिस्तान से, उसे शेयर किया, और फिर वही तस्वीर जो मेरे एक दोस्त ने पाकिस्तान से लेकर भेजी वो फिर पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट हुई। उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसकी जो स्क्रिप्ट था वो, फिर उर्दू ट्रांसलेशन, फिर उसकी समरी, ताकि सब लोग पढ़ लें। तो वो एक जो अमूमी आर्टिकल था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ख़ास बन गया और वो पूरी दुनिया ने पढ़ लिया। पहले अगर चंद लोगों ने पढ़ना था या चंद हज़ार लोगों ने पढ़ना था तो वो मिलियंस तक वो आर्टिकल पहुंचा। और ये रियलाइजेशन नहीं हो रही हमारे जितने भी बेबी बूमर्स हैं, जिन्हें हम पंजाबी में बाबे कहते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, स्पेशली हमारे जर्नल्स, कि ये जितना आप टाइट करेंगे उतनी लोगों के अंदर तगोदो बढ़ेगी। मतलब जितना आप मेरे व्लॉग को रोकते हैं पाकिस्तान के अंदर, उतना लोग डिफरेंट तरीक़ों से उसे ढूंढ के देखते हैं। तो जितनी आप पाबंदी लगाएंगे उतना ये बयानियाँ और ज़्यादा फैलेगा। ये इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो जो इट इज़ ओवर नामी आर्टिकल है, उसके जो राइटर हैं उनके बारे में अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पैगामात भेजे कि गिल साहब आपने उन्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया। वो तो इससे पहले 27वीं तरमीम को भी जस्टिफाई करते रहे, वो 26वीं तरमीम को भी जस्टिफाई करते रहे, वो तो ये भी करते रहे, वो ये भी करते रहे। तो एक तो मैं वाजे कर दूं कि मैं उनको ज़ाहिर है नहीं जानता। मैंने तो इसलिए उस आर्टिकल को प्रमोट किया कि उसको डिलीट करवाया गया था। मेरा फोकस इस बात पे था कि कोई चीज़ डिलीट करवाई गई है तो ज़रूरी है वो आवाम तक पहुँचे। दूसरी बात ये कि अगर माजी में उन्होंने एक चीज़ गलत कही है तो उस पर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। आने वाले वक्त में भी अगर वो गलत कहेंगे तो हम फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसी तरीके से नज़मानी साहब को अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू माजी में या फ्यूचर में गलत लगेगा तो उसे गलत और सही अपनी मर्ज़ी से कहेंगे। यही आज़ादी इजहार राय होता है। आप दूसरे की जो राय की आज़ादी है उसका एहतराम करते हैं। हाँ, तनकीद आप तब करते हैं जब आपको ये पता होता है कि माली मामलात के लिए ये शख्स बिक गया है और इसने अपना ज़मीर बेच दिया है और इसकी ये राय नहीं है, इसके बिके हुए ज़मीर की ये राय है। हाँ, तब आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी राय पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि ये आज़ादाना राय नहीं है, ये बिकी हुई राय है। आज़ादाना तौर पर बहुत सारे लोग, मसलन अयाज़ अमीर साहब हैं हमारे, इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा पार्टी टिकट पर। इमरान खान साहब उनका बहुत एहतराम करते हैं, वो बहुत क्रिटिकल आर्टिकल्स भी लिखते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे। यही तो आज़ादी इजहार राय है। लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि अयाज़ अमीर साहब को ख़रीद लिया और ख़रीद के उनके कलम से ये लिखवा दिया। उनकी राय है, बदलती रहती है, किसी टाइम पर उनकी राय मोतबर होगी, मेरी बहुत ही, आप समझिए कि उनकी राय के मुकाबले में बहुत ही मेरी
आप ये कहिए कि कमतर होगी राय। हो सकता है किसी टाइम मैं कोई बात ठीक कह रहा हूँ और उनकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त उस चीज़ के ऊपर बेहतर ना हो। तो ये आज़ादी इजहार राय है, इसमें जीना सीखें। लोगों को सिर्फ इस तरह से ब्रांड ना करें कि उसने फ़लाँ टाइम में ये कहा था, फ़लाँ टाइम में। अगर तो वो बिका हुआ है, उसका ज़मीर बिका हुआ है, तो हाँ, फिर तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, तो फिर लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इवॉल्व होने दें, चेंज होने दें। इसी को आज़ादी इजहार राय कहते हैं। मसलन मैं अक्सर यहाँ से जावेद चौधरी साहब के ऊपर बहुत तनकीद करता हूँ। पिछले दिनों मेरी टीम के एक शख्स ने मुझे एक क्लिप भेजा जिसमें जावेद चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज गिल के मुंह पर कुत्ता बांधा हुआ है। अब मेरी टीम ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज़ाती किस्म की जावेद चौधरी के बारे में निकाली कि हमें भी जवाब देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखता हूँ। ये दुरुस्त है कि जावेद चौधरी साहब का वो जुमला जो है वो शायद मगरिब में तो चल जाए, हमारे माशरे के हिसाब से थोड़ा सख्त है, लेकिन जब मैं उन पर तनकीद करता हूँ तो क्या फिर मुझे बर्दाश्त करने की मेरे में हिम्मत नहीं होनी चाहिए? हाँ, जावेद चौधरी अगर कोई ऐसी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मेरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के ऊपर को बात करते हैं, मेरे कैरेक्टर पर को बात करते हैं, मेरे प्रोफेशनल कंडक्ट पर बात करते हैं, तो मैं उन्हें उसका जवाब दूंगा। वो अगर फॉर एग्जाम्पल को गाली गलौज करते हैं तो करते रहें, उनको देखने वाले खुद ही उनको असेस करेंगे वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम उन पर जो तनकीद करते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि ये बंदा है या वो बंदा है या ये हुआ है या वो हुआ है। हम बात करते हैं उनके प्रोफेशनल कंडक्ट पर कि ये उन्होंने गलत किया, ये सही किया। तो इसलिए ये जहन में रखिए कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो फिर आपको दिल भी बड़ा करना पड़ता है। लोग आपके बारे में हर तरह की बात करते हैं, आपको बर्दाश्त करनी होती है। यही आसिम मुनीर और साथी जर्नल्स का मसला ही है कि ये पावर तो लेना चाहते हैं, हर तरह की पावर लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों की तनकीद नहीं सुनना चाहते। अगली खबर आपके सामने रखूंगा तो आप और परेशान होंगे कि मुल्क किधर चला गया है। शालीमार बाग के अंदर एक कवाली नाइट हुई। 3,000 रुपए की टिकट्स शायद बिकी, लोगों ने वो टिकट्स खरीदी, वहाँ पर वो पहुँचे। टिकट्स खरीद कर जब लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर किसी ने कवाल से जो है वो गुजारिश की कि जनाबे वाला आप नकदा कोका जो है वो गाना गा दें। उन्होंने वो गाना गा दिया, नकदा कोका, जो कवाल थे, और उनका नाम कवाल का जो है कवाल फराज अमजद खान है। उन्होंने किसी के कहने पर, जो लोग 3,000 रुपए की टिकट खरीद के लेके गए थे, उनमें से किसी के कहने पर उन्होंने नकदा कोका जो गाना है वो गा दिया। मेरा ख्याल मलकू ने पहले गाया था, इमरान खान का कैदी नंबर 804 का उसमें जिक्र होता है। फिर क्या हुआ, वहाँ तो पुलिसें पड़ गई। ये पंजाबी का एक्सप्रेशन है, पुलिस का के रेड को पुलिसें पड़ जाना कह देते हैं। तो वहाँ तो पुलिसें पड़ गई और कवाल साहब के ऊपर जो है वो मुकदमा हो गया। कवाल के ऊपर मुकदमा हुआ रियासत के खिलाफ काम करने का। बाद में जो पंजाब की हेरिटेज डिपार्टमेंट की कोई स्पोक्स पर्सन है, कुरैशी साहबा, उन्होंने बताया कि ये हमारी अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। याद है ना, मैं आपको बताता था, आपको कई दफ़ा वो मेरी खबरें फ़नी लगती हैं, लेकिन कई दफ़ा आप जो बदतरीन जुल्म हो रहा होता है उसे भी मज़ाक के अंदर पेश करते हैं, क्योंकि और करें तो क्या करें, या शायरी में पेश करते हैं, वो तो मुझे इतनी आती नहीं, थोड़ी बहुत आती है और उसकी टांग वांग टूटी होती है। तो इसलिए मैं मज़ाक के अंदर वो चीज़ें पेश आपके सामने करता हूँ ताकि आप रिटेन कर सकें उस इन्फॉर्मेशन को। आपको याद होगा कि डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में ये काम शुरू हुआ था कि बंदे ने गाना लगाया अपने ट्रैक्टर पर और उस पर FIR दे दी। फलाने ने पत्तोकी में लगाया, फलाने ने कसूर में लगाया, फलाने ने जेहलम में लगाया, तो उनके ऊपर FIRs हो रही थी। मैं आपको तभी बता रहा था कि ये नीचे पुलिस नहीं सिर्फ कर रही, ये डॉक्ट्राइन ऊपर से आ रही है। जनरल्स चाह रहे हैं, आसिम मुनीर और उनके साथी, कि लोग कुछ भी करें। मसलन एक मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान कर दिया किसी चीज़ का, उनके ऊपर FIR दे दी। एक मौलवी साहब ने गोजरा में अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ दिया, उनके ऊपर FIR दे दी। ये जानबूझकर सैकड़ों FIRs लोगों के ऊपर देना चाह रहे हैं ताकि लोग डर जाएं। और एक डिक्टेटर जिस तरीके से लोगों को डराकर उनके ऊपर अपना डर कायम करके हुकूमत लंबे अरसे के लिए करता है, वो चीज़ आसिम मुनीर चाह रहे हैं। अब ये कवाल जो गवर्नमेंट जो है वो कवालों के ऊपर भी मुकदमे करे, और मुकदमा अगर आपको मैं दफात बता दूं तो आप हैरान हो जाएं। इतनी सख्त दफात हैं, इनमें एक हाथ मेरे पर भी लगी थी, वो जो गद्दारी और बगावत का केस हुआ था जो मेरे पर, अरशद शरीफ और साथियों पर हुआ था। इसमें 505 और 504 लगा दिए। वकला समझ सकते हैं इसको कि ये रियासत के ख़िलाफ़ काम करने की, बगावत की। अब नकदा कोका गाना गाना मुल्क से बगावत करार दे दी है।
505, 504 जो है वो दफात लगा दी। अब ये गाना जो है ये लोगों के जहनों से निकल चुका था, अब इन्होंने ये पर्चा दिया है। और पर्चा जैसे आपको बताया कि कबाल फराज अमजद खान, अब उनको उनके वकील ने बताया होगा कि आप ये स्टांस लें। उन्होंने ये कहा है कि मुझे वहाँ एक शख्स ने जान से मार देने की धमकी दी, तो फिर मैंने ये गाना गाया। अच्छा, बहुत अच्छा, ये आपका आर्गूमेंट है। इंशाल्लाह अदालत में आपको इससे बेल मिल जाएगी। वेल प्लेड। और आपके वकील को आपको यही मशवरा देना चाहिए था, अच्छी बात है। लेकिन आप दूसरी तरफ बेहूदगी देखिए फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों की, कि लोगों को गाना गाने पर या सुनने पर उनके ऊपर बगावत के पर्चे दे रहे हैं, रियासत के खिलाफ काम करने के पर्चे दे रहे हैं। ये पागल हो गए हैं, सठिया गए हैं, या वही बात है सारी की सारी जो बेबी बूमर की जो है वो मामलात है। इससे पहले याद कीजिए, इन्हीं दफात के तहत ओकाड़ा में भारतीय परचम लहराने पर एक शहरी के खिलाफ भी ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, ये भी मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर अजीब ही सेंसिटिविटीज़ हैं बहुत सारी। किसी अफगानिस्तान का परचम कोई लहरा दे, पर्चा दे दो। इंडिया का लहरा दे, पर अच्छा, इंडिया वाले भी यही करते हैं। वहाँ कोई पाकिस्तान का परचम लहरा दे, पर्चा दे दो। इधर आप अमेरिका में, बरतानिया में जिस मर्जी मुल्क का परचम लगाए फिरें, इनकी आज़ादी क्यों नहीं खतरे में पड़ती? हमारी आज़ादी क्यों परचम लहराने से? अब आप में से भी कई देखने वाले कह रहे होंगे, देखें जी गिल साहब, ये बात सही नहीं है, दूसरे मुल्क का परचम तो यहाँ नहीं लहराना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसे जज्बात आ रहे हैं, बटरफ्लाइज आपके अंदर ऐसी ऐसी उड़ रही हैं, तो फिर आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल जहनी हालत में आप ऐसा नहीं सोचते। कोई भी मुल्क किसी का फ़ैन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरब आजकल फ़ुटबॉल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई यंग बच्चा जो है सऊदी अरब का फ़ैन, आप कहेंगे नहीं सऊदी अरब तो ठीक है। अब वो बच्चे को तो नहीं इस बात का पता ना कि सऊदी अरब का मैंने लहराना है, लेकिन मैं अगर स्पेन के किसी फ़ुटबॉल क्लब को सपोर्ट करता हूं तो मैंने उसका झंडा या स्पेन का झंडा लहरा दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को वसत देनी होगी। लेकिन ऊपर बैठे हुए बाबे जो हैं वो नकदा कोका भी उनके लिए जो है वो मसला बना हुआ है, जाएं तो जाएं कहाँ। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ईरान से है। ईरान के अंदर महंगाई के खिलाफ तेहरान में शुरू होने वाले जो मुजाहरे हैं 40 शहरों तक फैल गए हैं। और लेटेस्ट अब अपडेट ये है कि मज़ीद 4 अफराद उसमें जाँ बहक हो गए हैं। एक हफ्ते से ये मुजाहरे जारी हैं और टोटल अभी तक कह रहे हैं कि 12 अफराद टोटल इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं। देखते आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। रजीम चेंज की वहाँ भी भरपूर कोशिश है, बाहर से बिल्कुल जो अमेरिका है, दूसरे ममालिक हैं, और बिल्कुल दूरबीन लगाकर या खुर्दबीन लगाकर बैठे हुए हैं कि ईरान में कुछ ऐसा डेवलप हो और वहाँ पर रजीम चेंज हो। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसके बाद तो इसकी और भी ज़्यादा अहमियत है। अब आगे चलते हैं। मलिक अहमद ख़ान मारूफ नाम है पाकिस्तान में, और स्पीकर कौमी असम्बली है, पंजाब असम्बली है। धीमे सियासतदान समझे जाते हैं, ज़रा थोड़े से जो रख रखाव वाले होते हैं वो उनको समझा जाता है। लेकिन आजकल अजीब ही किस्म के इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने वो वज़न उठाना है जो ख़ुद बाजवा साहब के घर वाले नहीं उठा सकते। तो वैसे दोस्ती हो तो ऐसी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद इमरान खान एक पोजीशन ले चुके थे कि न्यूट्रल जानवर होता है। जन बाजवा समझते थे कि हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए साहिर शमशाद साहब को आर्मी चीफ होना चाहिए, आसिम मुनीर को चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बना दिया जाए। ये अब मलिक अहमद ख़ान कह रहे हैं। मेरा ख्याल अगर बाजवा साहब ने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ दुरुस्त तरीके से असेस की थी तो वो शायद यही थी, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद अगर साहिर शमशाद साहब होते तो ये सब कुछ ना होता, मतलब कम अज़ कम धीमा होता। यही सब कुछ होता तो शायद साजिशी तरीके से होता। ये जो खुल्लम खुल्ला नाकदे कोके के ऊपर बगावत के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, ये आसिम मुनीर साहब ही कर सकते हैं, ये और कोई जनरल पाकिस्तान का मेरे ख्याल में तो जो आज तक जिसको ये असल में जेन जी समझते रहे, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जेन जी जनरल ज़ियाउल हक की जनरेशन को ही समझते रहे, जेन जी बीच में से कोई और निकली है। तो ये जिसको असल में जेन जी समझते रहे वो वाला जो दिमाग है, इवन वो भी ये काम नहीं करते थे जो आज आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो पहली बात तो उनकी है। आगे वो कहते हैं कि जनरल बाजवा मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनसे फ़िलासफ़ी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब ये फ़िलासफ़ी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है और ये किसी भी तरह से डिस्कस हो सकती है। मसलन एक बंदा जो है वो फ्रॉड की फ़िलासफ़ी होगी उसकी अपनी ही, ये हम उर्फ़ आम में मेटाफोरिकली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बंदे की झूठ की फ़िलासफ़ी होगी अपनी,
एक बंदे की कोई और। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी फ़िलासफ़ी बाजवा साहब की, क्योंकि बाजवा साहब के पास कोई बंदे के पुत्रों वाली फ़िलासफ़ी तो माज़रत के साथ नहीं होनी, उनके पास तो ऐसी ही कोई फ़िलासफ़ी होनी है 2 नंबर किस्म की। तो आप मलिक साहब बचें, आपने आगे भी सियासत करनी है, ये आप किस काम में किस बंदे के पास जाके फ़िलासफ़ी डिस्कस करते हैं, उनसे आप साजिश वगैरह, हाँ शायद साजिश की फ़िलासफ़ी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं, आगे उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसमें मंसूर अली खान साहब क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, या वो जान के प्रिपेयर्ड नहीं थे, या वाकई प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो नालायक तो इतने नहीं हैं, मैं ये तो नहीं उन्हें कभी भी कहूँगा कि वो नालायक है। तो उन्होंने बहरहाल मलिक अहमद खान साहब ने वहाँ पर कुछ क्लेम किए जो हकीकत से बिल्कुल फ़र्क थे, और मंसूर साहब ने उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में से टोटल दरखास्तें 37 आईं। उन्होंने कहा कि 371 का ऐवान है, तो टोटल उसमें 37 लोगों ने, 37 लोगों ने कहा कि धांधली हुई। तो उन्होंने कहा फिर फॉर्म 47 कहाँ है? धांधली तो हुई नहीं, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ, पंजाब असम्बली बिल्कुल ठीक बनी। तो ये जो पीटीआई का पूरा बयानिया है कि धांधली हुई, हमारा मैंडेट छीना गया, ये झूठ है। मंसूर अली खान साहब ने इस पर कोई काबिल ज़िक्र सवाल नहीं किया। मैंने जैसे कहा, या वो तैयार ही नहीं थे या वो करना नहीं चाहते थे। अब इसमें बहुत ही मायानाज रिपोर्टर है, मैं अक्सर इनको साइट करता हूँ, अपने वीलॉग्स में बताता हूँ। अब इनको चुक ना लें कि गिल साहब आपकी तारीफ़ क्यों इतनी करते हैं, कोई आपका इनसे रब्ता है। भाई इन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर करते थे इस्लामाबाद में, तो मैं इनसे डायरेक्टली काम करता था इनके साथ। फ़हीम अख्तर मलिक 92 न्यूज़ के लिए काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट है, हमारे ख़िलाफ़ भी खबरें करते हैं, कई दफ़ा की मेरी इनके साथ जो है वो सख्त बातचीत भी होती रही फ़ोन पे। मीन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता था, वो अपना देते थे। तो मीन हमारे ख़िलाफ़ भी खबरें करते रहे, हक़ में भी करते रहे, जो ठीक थी। तो इन्होंने फिर इसके सही अदाद व शुमार वापस शेयर किए ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते हैं। इन्होंने कहा कि पहली हकीकत, पंजाब असम्बली की वो नशस्तें जिन पर बराह रास्त इलेक्शन होता है वो 297 हैं। तो ऐवान जो है वो असल में 297 पर इलेक्शन लड़के आता है, 371 पर नहीं। जो बाकी मानदा सीटें हैं, जो 74 सीटें हैं तकरीबन, वो मखसूस नशस्तें हैं और उन पर इलेक्शन नहीं होता। तो मलिक साहब का ये कहना कि 371 के ऐवान में 37 जो हैं वो सिर्फ धांधली की एप्लीकेशन हैं, तो ये ज़रा मिस रिप्रेजेंटेशन है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी हकीकत ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो जो नोटिस हैं, कोई भी अगर इलेक्शन को चैलेंज करता है वो स्पीकर को नहीं भेजता, वो उम्मीदवार को डायरेक्टली भेजता है, इसलिए स्पीकर की ये बात इल्म ही नहीं होगी, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तीसरी अहम तरीन बात उन्होंने ये कही कि हकीकत यह है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता 90 से ज़ायद उम्मीदवारों ने पंजाब असम्बली के कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन्स दायर की। 37 नहीं, 90 ने की। फिर वो कहते हैं इसको भी छोड़ दें 90 को, आगे चलें। वो कहते हैं कि 9 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 के नताइज के आने के बावजूद पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार पंजाब असम्बली की 126 जनरल नशस्तें जीत चुके थे। अगर 126 के अंदर 90 शामिल कर लें जिन्होंने चैलेंज किया तो ये 216 बनती हैं, जिसका मतलब है सादा अक्सरियत पीटीआई हासिल कर चुकी थी। और अगर इस 216 मीन आप टोटल 297 में से अगर पीटीआई कम से कम 216 जीत चुकी, और ये ज़हन में रखिए कि ये 216 तब जीत चुकी जब कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं, इलेक्शन का सिंबल छीन लिया गया है, सारे उम्मीदवार छुड़वा दिए गए हैं, कैटेगरी बी सी डी, लाइक ऐसे लोग जिनको कभी नहीं पता था कि वो एमपीए बनेंगे या एमएनए बनेंगे, कभी इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो भी असम्बली में पहुंचे हैं, क्योंकि टिकट देने के लिए पीटीआई के पास उम्मीदवार जो उनकी प्रायोरिटी के उम्मीदवार थे वो थे ही नहीं। इस सूरत में भी 216 का नंबर आ रहा है। अगर वो सारी नाइंसाफ़ी ना होती तो फिर सोचिए 297 में से कितने लोग जीतते। तो वो रिपोर्टर कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन इतना ही साफ शफाफ था तो फिर आपने जजेस को क्यों बदला। आप देखिए जहांगीरी साहब का कसूर यही है ना कि उन्होंने फॉर्म 45 मांग लिए थे तो उन्हें हाई कोर्ट से ही निकाल दिया। लाहौर में भी ऐसे ही जजेस को तबादला कर दिया गया, मलिक शहजाद मान नहीं रहे थे तो उनका तबादला फिर उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, क्योंकि जो हाजिर सर्विस जजेस थे उनसे आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर काम नहीं करवाना चाहते थे, मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगवा के
आपने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कि यास्मीन राशिद साहबा के दस्तखत नहीं हुए तो इसलिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी है, किसी का शनाख्ती कार्ड की कॉपी धुंधली लगी है तो उसकी टेक्निकल बुनियादों पर आपने जो हारे हुए हल्के मरियम नवाज़ के हैं, नवाज़ शरीफ के हैं और पूरे पंजाब के हैं, उनके ऊपर आपने ये सब कुछ किया। तो सहाफ़ी अक्सर आप गिला करते हैं सहाफ़ियों से, लेकिन कई अच्छे सहाफ़ी भी हैं जैसे फ़हीम साहब हैं, अपना काम करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और उसके बाद चीज़ें सामने रखते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इन्हीं के नुमाइंदे के तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। गली मुक गई, हम अर्दली 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 कहते रहे, राणा सनाउल्लाह ने खुद ही मान लिया कि हाँ वो अर्दली है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के नुमाइंदे के तौर पर इमरान खान से, ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर वो है उनके नुमाइंदे के तौर पर फील्ड मार्शल होंगे, उन्होंने कहा फील्ड मार्शल के नुमाइंदे के तौर पर शहबाज शरीफ उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वाह मेरे मालिक तेरी शान। बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तैयार है लेकिन इमरान खान तैयार नहीं। हमारे साथ तो चलो इनका इख्तलाफ है मगर आर्मी चीफ से इनका मामला क्या है जो इनके मुताल्लिक वो फरमा चुके हैं, या इनका सोशल मीडिया और गाली गलोच ब्रिगेड करता है, इसका क्या जवाब है? वो ये कह रहे हैं कि तनकीद ना करें। राणा सनाउल्लाह भी शायर यहाँ ये कह रहा है कि आसिम मुनीर पर तनकीद ना करें। आगे, रवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कुछ देर पहले का थोड़ा सा पुराना बयान। तो उनके ख्याल में दहशतगर्दी से भी ज़्यादा बुरी चीज़ डिजिटल दहशतगर्दी। आपकी राय है, साबिर शाकिर की राय है, आदिल राजा की राय है, इमरान रियाज की राय है, मोईद पीरजादा की राय है, हैदर मेहदी की राय, ये जो लोग सारे राय देते हैं ना अपनी, इनकी राय, शाहीन सबाई साहब की राय है, वजाहत की राय है, इन सब की राय है। राय से डर लगता है फील्ड मार्शल साहब को, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि मामला किधर है। इसीलिए याद कीजिए कि वो जो इट इज़ ओवर नामी आर्टिकल, ये नहीं कि उस आर्टिकल में कुछ खास था, और ये भी हो सकता है कि ऑथर पहले इन्हीं की लाइन पे लिख रहे हों, आइंदा भी हो सकता है इन्हीं की लाइन पर लिखें, लेकिन एक आर्टिकल इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो डिलीट करवा दिया। आगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान वो कह रहे हैं साइंस तरक्की का एक मज़हर, साइंसी तरक्की का एक मज़हर सोशल मीडिया है। ये फैसला करना दुश्वार है कि इसका शर गालिब है या खैर, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी तपश अब मगरब भी महसूस कर रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक तरफ से सोशल मीडिया की थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं दबे लफ्ज़ों में। शायर यहाँ कह रहा है कि मगरब को भी सही नाथब सोशल मीडिया नहीं डाली हुई है जो वो जुल्म कर रहे थे या नाइंसाफ़ी कर रही थी, लेकिन कह रहे हैं कि अभी फैसला करना कबल वक्त है कि इसका शर गालिब है या इसका जो खैर है वो गालिब है। मुरीद के में कत्लो गारत होने से पहले मुफ्ती मुनीब साहब भी सोशल मीडिया को बुरा कहते थे, लेकिन अब आग उनकी अपनी झोली में किसी ने कोयले डाल दिए हैं जलते हुए दहकते हुए, जिससे उनकी पूरी झोली जल गई है और उसमें सुराख हो गए। तो उसके बाद वो कम अज़ कम यहाँ पहुँच गए हैं कि अभी उन्हें सोशल मीडिया का नहीं पता कि वो शर है कि खैर है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो चलता रहेगा। अब आगे ज़रा वेनेजुएला की सूरत हाल को क्विकली डिस्कस कर लें व्लॉग ख़त्म करने से पहले। ख़बरें तो और बहुत सारी थीं। गंजों ने इस्लामाबाद गंजा कर दिया, ये मेरी ख़बर थी जो मैंने ज़रूर देनी थी, लेकिन वो अब कवर नहीं कर सकूँगा। और भी कुछ ख़बरें थीं, लेकिन क्विकली वेनेजुएला की सूरत हाल आपके सामने रख दें कि वेनेजुएला में तेल की बात हो रही है कि 303 बिलियन बैरल उनके पास तेल है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ कोई बात नहीं कर रहा कि उनके पास इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं, जो उनकी तिजोरी में पड़े हुए हैं, कहीं और नहीं, तिजोरी में जो जाकर निकालने, वो सोने के रिजर्व हैं। उनके पास 22 से 23 बिलियन डॉलर का सोना पड़ा हुआ है, शायद इससे भी ज़्यादा। ये कम अज़ कम कीमत है, 160 मैट्रिक टन सोना तकरीबन इस वक्त उनके पास पड़ा है। ये पूरा जो साउथ अमेरिका है उसमें सबसे बड़े सोने के ज़खायर जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। तो असल कार्रवाई तो सोने को डाली जा रही है। जब सोने की कीमत मार्केट में, जो कि आज से 6-7 महीने पहले अमेरिका में तकरीबन 2200 डॉलर के करीब थी, और अब वही कीमत 4500 डॉलर के करीब है, तकरीबन 4500 डॉलर, 4500 के करीब। तो आप समझ लीजिए कि दुगना तकरीबन हो गया है सोना। ये पिछले साल के अंदर अंदर, आप कह लीजिए 8-9 महीने के अंदर अंदर तकरीबन। इस सूरत हाल में जब हर 100 डॉलर सोने की कीमत में जब इजाफा होता है, हर 100 डॉलर, तो वेनेजुएला को 600 मिलियन डॉलर का फ़ायदा होता है। तो अब आप सोच लीजिए ये सिर्फ पिछले 1 साल में वेनेजुएला के जो रिज़र्व्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा तब्दीली आई है। तो पूरी दुनिया तेल पे बात कर रही है, सोने पे कोई बात नहीं कर रहा कि उनके पास कितना सोना है। और ये वो सोना है जो कानों में नहीं है, जो उनके पास रिजर्व में। और कानों के अंदर तो कहा जाता है कि शायद $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सोने के ऐसे रिजर्व्स हैं जहाँ से सोना निकाला जा सकता है, जहाँ पे माइनिंग पे इन्वेस्टमेंट हुई है, सिर्फ वहाँ से सोना निकालना है।
अब जो बरतानिया है उसने इसे कानूनी करार दे दिया है सदर को उठाया जाना। इटली ने भी इसे कानूनी ही करार दे दिया है। उसके साथ साथ जर्मनी ने कहा कि अभी इस मामले को देखना पड़ेगा। फ्रांस ने थोड़ी सी स्टेटमेंट दी कि शायद ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई खुल के बात नहीं की। कनाडा ने भी इसको तकरीबन धीमी सी आंच के ऊपर स्टेटमेंट दे के निकल गए। तो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो सदर ट्रंप के इस फैसले को कोई ख़ास तनकीद नहीं कर रही, जो कुछ वहाँ हुआ है। ख़बरें और भी थीं, लेकिन अब हमारा वक्त पूरा हो गया। इसके ऊपर वेनेजुएला की फ़ौज ने वहाँ क्या किया, किस तरीके से पेनिट्रेशन हुई, किसी वक्त दोबारा बात करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।